का फ्रीडम एक्सप्रेस में मैं हूं अंसरुल पारी। चुनाव की चर्चा यानी बिहार में चुनावी संग्राम अपने चरम पर है और तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं, क्योंकि गुरुवार को यानी 28 तारीख को पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन पहले चरण से पहले एक बहुत बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को जिस तरीके से विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी उसमें डंब करती हुई नजर आ रही है, उनसे अपनी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। आज हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में यह कोई एक फिक्स मैच है कि मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए इस तरह से ये तमाम एक्टिविटी की जा रही है कि पोस्टर से नीतीश कुमार के नाम गायब है और उनकी तस्वीरें गायब हैं। आखिर खेल क्या हो रहा है, आज हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले उपेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ये कोई फिक्स मैच चल रहा है दोनों के बीच में? क्या आप पोस्टर से बिल्कुल से गायब हैं? ये कहा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस सामने लाया जाता है और नीतीश कुमार को पोस्टर से गायब कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए फिक्स तो नहीं है जी। इसमें दो बातें हैं। एक तो अभी नया नया जो सर्वेक्षण आ रहा है, जो प्री पोल सर्वे इसको बोलते हैं, ओपिनियन पोल है, उसमें कुछ आ रहा है कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय हैं। किसी में आ रहा है 51% मोदी को के काम से खुश हैं, किसी में आ रहा है 61% मोदी के काम से खुश हैं, और नीतीश के काम से 29% खुश हैं, 31% खुश हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर हम लोगों को उतना आकर्षित नहीं कर सकते हैं जितना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कर सकते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल जो आया है उसका ये असर हो सकता है, ये तत्कालिक कारण है। एक जो मौलिक कारण, फंडामेंटल रीजन है कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिना नीतीश के उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री हो वो बिना नीतीश का हो। ये तो दांव चल रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान आए सामने, चिराग पासवान के बारे में लोग बोलते हैं वो राजनीतिक रूप से उतना शार्प नहीं, उनका दिमाग नहीं है। कौन लोग उनके पीछे इतना दिमाग दे रहा था, इतना चला रहा था? और आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पर पकड़ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जितना हाईलाइट कर रहा है चिराग पासवान को, वो भी सिर्फ उसको अपने बूते वो मैनेज करना संभव नहीं है। तो जाहिर है जो कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में नहीं तो कम से कम उसका एक फैक्शन है जो चाह रहा है कि चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार की जो सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड की सीटें, वो घटाई जाए। तो वो हमला हो रहा है नीतीश कुमार पर। चिराग हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और भी कांग्रेस के जो वहां के नेता है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आप बिहार में देखिए कि राहुल गांधी के अलावा किसी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया है, सिर्फ एकमात्र इन्होंने ही कहा, उसके अलावा कांग्रेस के नेता भी नहीं कर रहे। ये एक लग रहा है कि नीतीश कुमार को हटा करके नीतीश कुमार के बिना हम अपनी सरकार कैसे बना लें। ये बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बात चल रही है। ये भी चीज उभर करके सामने आ रही है कि बीजेपी नेताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जिसकी वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है, इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। असंतोष तो अभी तो असंतोष नहीं, बल्कि असंतोष रहा है लगातार जब से नीतीश की सरकार रही है। बल्कि पहले की जो सरकार थी, जब आरजेडी के साथ इनकी सरकार थी, उसके पहले वाली सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो संतुष्ट नहीं रहे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से क्या, उनका ज्यादा असंतोष तो सुशील कुमार मोदी से भी है। सुशील कुमार मोदी को एक बार अपना बहुमत साबित करना पड़ा था, आपको याद होगा, चुनाव हुआ था, उनके खिलाफ लोग बागी थे, इनको हटाया जाए, फिर हुआ कि वोटिंग से बीजेपी के लोग तय करेंगे कि विधायक दल का नेता बीजेपी का नेता सुशील मोदी हो क्या ना हो। सुशील कुमार मोदी से भी बहुत असंतोष है, नीतीश कुमार से भी असंतोष है। उस असंतोष का चुनाव के समय में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरह का डिसिप्लिन है उनके लोगों में, या कहिए कि सेल्फ इंटरेस्ट है। उनको लगता है कि हमारे हित में यही है कि हमारी सरकार आ जाए, भले हमें तवज्जो न मिले। वो जो असंतोष है वो अभी कम से कम इस समय चुनाव के समय में वो मायने नहीं रखता। अभी मायने क्या रखता है कि भारतीय जनता पार्टी का अला कमान है वो क्या सोच रहा है,
भारतीय जनता पार्टी का अला कमान है जो चाह रहा है कि सभी जगह हम हावी हों। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है किसी भी राज्य में किसी भी रीजनल पार्टी से गठबंधन करना, उनका स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट बहुत लंबा खींच रहा है बिहार में। वो किसी भी तरह से वो मुक्ति चाहेंगे। फिर नीतीश कुमार की उम्र भी देख रहे हैं कि वो 70+ हो गए, 71-72 के हो गए हैं। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी हो जाती है फिर दोबारा वो रिवाइव भी नहीं कर पाएंगे, वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये तो ये हमें लग रहा है कि ये उनकी पुरानी पॉलिसी, फंडामेंटल पॉलिसी और अभी का जो तत्कालिक ओपिनियन पोल। ठीक है, विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है आखिर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, उपेंद्र जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये तात्कालिक तौर पर है, लेकिन एनडीए में जो एक कद होना चाहिए नीतीश कुमार का वो फिलहाल घटता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह से चिराग पासवान उभर करके सामने आए या बीजेपी नेताओं ने अब धीरे धीरे अपनी दूरियां बढ़ानी शुरू की हैं, आपको लगता है कि ये डंप करने की एक कोशिश है कि अब पिछलग्गू बन करके नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी बिहार में? देखिए, उपेंद्र जी ने काफी तफसील से बातें कही, मैं बहुत सारी उनकी बातों में सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार एक हमेशा पहेली रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर लिया, हरियाणा पे कब्जा कर लिया, उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया, मध्य प्रदेश का पुराना राज्य रहा है, गुजरात में बहुत समय से वो है, राजस्थान में है, लेकिन बिहार में अपनी ताकत के बल पर भाजपा अभी तक नहीं आ पाई है। आप याद कीजिए, जब 1990 में जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, सोमनाथ यात्रा, इसमें वीपी सिंह की सरकार गिरी थी, तो बिहार में ही उनको गिरफ्तार किया गया था, लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो चुनाव हुए थे 1991 के लोकसभा के चुनाव, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी अयोध्या में कार सेवकों पर, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया था, लेकिन बिहार में भाजपा नहीं जीत पाई थी। और सबसे ज्यादा जो सीटें थी 54 में से सबसे ज्यादा सीटें जनता दल ही जीत के आया था उस 91 के चुनाव में भी। तो कुल मिला के बिहार उसके लिए बड़ी एक वो रहा है। और बिहार में भाजपा सत्ता में आ पाई 2005 में पहली बार, वो भी नीतीश कुमार के और जॉर्ज फर्नांडिस के सहारे। जो समता पार्टी थी और समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बना, उसके सहयोग से नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके तो भारतीय जनता पार्टी पहले 2000 में एक हफ्ते के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद 2005 में पूरी तरह से घोषित करके उनको भाजपा ने चुनाव लड़ा, और जेडीयू एक लार्जर पार्टनर था, ए टीम थी, बीजेपी उसकी बी टीम थी। और 2005-2010 तक वो दोनों चुनाव जो है भाजपा और नीतीश ने मिलकर के लड़े। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भाजपा वहां उन्हीं की बैसाखी पर एक तरह से अपनी गाड़ी खींचती रही, उन्हीं के सहारे। 2013 में नीतीश कुमार अलग होते हैं भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी के सवाल पर, जब नरेंद्र मोदी को गोवा में घोषित किया गया प्रचार अभियान का अध्यक्ष एक तरह से, अब उनको जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। बाद में उसकी औपचारिकता बाद में हुई थी, लेकिन उसी के बाद नीतीश कुमार अलग हुए। और नीतीश कुमार ने अपनी ताकत आजमाई 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसमें नीतीश कुमार बुरी तरह हारे, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। एक तरफ कांग्रेस आरजेडी, एक तरफ बीजेपी अकेले और रामविलास पासवान उसके साथ थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। उसमें नीतीश कुमार सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जीत पाए थे और पूरे बिहार में उनका सफाया हो गया था। उसके तुरंत बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और लालू प्रसाद यादव के साथ समझौता हुआ, और फिर 2015 में जो महागठबंधन बना उसने 178 सीटें जीती और भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई। तो भाजपा को बिहार पाना है। पिछले 15 साल से वो नीतीश कुमार को आगे करके, खाली 1-1.5 साल का पीरियड छोड़ दीजिए, 1.5-2 साल का, जब नीतीश अलग रहे, वो नीतीश कुमार को अपने कंधे पर सवार करके वो जो है चल रही है। जैसा उपेंद्र जी भी कह रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के नेता अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार की एकमात्र एक छत्र पार्टी बनाना चाहते हैं, जिसका प्रयोग 2015 में कर चुके हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। अब उनको लगता है कि, और दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बन गया है, उससे भी बीजेपी सोच रही है कि नीतीश कुमार के साथ चिपक करके वो अपनी खुद अलोकप्रिय क्यों बने। तो वो दिखाना ये चाहती है कि अगर चुनाव नतीजे खिलाफ आते हैं एनडीए के, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक रास्ता होगा कि भाई बीजेपी नहीं आ रही, नीतीश कुमार आ रहे हैं, और उसके बाद वो अलग होकर के अपना रास्ता चलता है। ये दोनों फिक्स नहीं है आपस में, ये मैच फिक्स नहीं है। फिक्स बिल्कुल नहीं है। हाँ। नहीं, फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि फिक्स जो है अगर फिक्स होता तो उसका स्वरूप दूसरा होता। चिराग पासवान इतने आगे तक नहीं जाते,
अगर फिक्स होता। चिराग पासवान बाकायदा, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वो रोज नीतीश कुमार को के खिलाफ बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, एनडीए में भी बने हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम भी नहीं लेते। मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पे कोई हमला नहीं कर रही है। खाली रविकिशन कल बोले थे कोई बड़ा नेता चिराग पासवान पे, तो सीधे सीधे चिराग पासवान को एक तरह से इसीलिए खड़ा किया गया कि अब देखिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, नीतीश कुमार एनडीए के नेता है, वो बीजेपी उनके साथ है। अजीब सा एक मतलब घालमेल है। और एनडीए में भी है चिराग पासवान, मोदी जी की फोटो लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकारों का दिमाग भी है और उनका बर्दाश्त भी है। इसीलिए नीतीश को चिराग पासवान तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, हम तो बीजेपी के साथ हैं। तो ये तक कह रहे हैं कि अगर जो है करप्शन का मामला आएगा तो हम जेल में भी डालेंगे। मैंने कहा ना कि गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे पहले कहा इस बात को। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव नहीं कह रहे कि हम जेल भेजेंगे, कांग्रेस नहीं कह रही है, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे नीतीश कुमार को। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा गेम क्या है। पूरा खेल ये है कि किसी तरह एनडीए में जनता दल यूनाइटेड की सीटें बीजेपी से कम हो जाएं, मेजॉरिटी मिले भी अगर तो जेडीयू कम रहे, बीजेपी आगे रहे और बीजेपी कहे भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। क्योंकि चुनाव के पहले की भाषा और चुनाव के बाद की भाषा हमेशा बदल जाती है, नेताओं की परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो एक तो वो गेम है। दूसरा जो उपेंद्र जी ने कहा कि मान लीजिए एनडीए की मेजोरिटी नहीं आ पाती और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, गवर्नर उनके है राज्य गोवा की तरह, कि वो जाके अपना दावा ठोके जैसे कर्नाटक में हुआ था, और उसके बाद वो अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाए और बाद में बाकी सारे जो है विधायकों को तोड़ करके अपना बहुमत साबित करे। क्योंकि इसमें वो सिद्धस्त है, इसमें उसको महारत हासिल है पर सरकारों को, दलों को तोड़ने में और उसमें करने में। वो एक नई तरह की राजनीति पिछले कुछ वर्षों देश में शुरू हुई है कि सरकारें बने और वो टूट जाती हैं और उसके बाद विधायक जो है चले जाते हैं इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़के आते कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में जैसे हुआ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी उसको भी करने की कोशिश करेगी अगर नीतीश कुमार और जेडीयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा नहीं आती है तो। अच्छा, तीसरी एक परिस्थिति तीसरी एक परिस्थिति तीसरी ये बनती है कि मान लीजिए एनडीए को बहुमत नहीं मिलता और बीजेपी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती है और आरजेडी और कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, उनका प्री पोल अलायंस भी है और सिंगल लार्जेस्ट भी आरजेडी होती है, सरकार भी उनकी बन जाती है। तो शुरू में तो सरकार बीजेपी चलने देगी, लेकिन बहुत समय तक कितने, क्यों वो सरकार जो बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी, उसमें तमाम तरह के अंतर्विरोध भी शुरू हो जाएंगे, पावर स्ट्रगल भी शुरू होगा जो कि होता है, और फिर उसको किस तरह से बीजेपी जो है उसके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी और उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। ये सारी स्थितियां भविष्य के घर में छिपी हुई हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक चीज में करके कंक्लूड करता हूं कि बीजेपी को अब बिहार में आगे को देखिए, ये नीतीश, लालू, रामविलास पासवान, शरद यादव, सुशील मोदी की जो पीढ़ी है ये उसका आखिरी चुनाव है, क्योंकि 30 साल हो गए इस पीढ़ी को बिहार में राजनीति करते हुए। अगला जो है समय अब तेजस्वी और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं का आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी लीडरशिप है, चाहे नंद किशोर यादव हो, चाहे और उनके नेता हो, वो भी सब एक उम्र के हैं, उसको भी अपना एक नया नेतृत्व विकसित करना है। इसीलिए देखिए नित्यानंद राय जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक आगे फेस बनाया हुआ है आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो भाजपा भी एक नया नेतृत्व वहां पर बिहार में डेवलप कर रही है और नीतीश कुमार मुक्त बिहार उसको चाहिए। और मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मतलब मैं संभावना है, मेरा ये नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिषी नहीं, लेकिन संभावना है कि कल को चिराग पासवान भी अपनी पार्टी लेके बीजेपी में शामिल हो जाएं और ताकि बिहार में बीजेपी नेता के रूप में, एक दलित चेहरे के रूप में वो उभरे। ये भी एक संभावना हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है चुनाव के बाद। बिल्कुल। एक सवाल जो हमने अभी उपेंद्र जी से भी पूछने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें, अगर एक तरफ हम देखें जनता दल यूनाइटेड के साथ थोड़ा बहुत मुस्लिम वोटर जाता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मुस्लिम वोट तो आएगा नहीं, जनता दल से अटैच बन रहे वो वोटर, मुस्लिम वोटर, और वो उनसे अलग ना हो, इस वजह से भी इस चीज को जो है किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये इतना इसको मत समझिए कि मुस्लिम वोटर जो है, मुस्लिम वोटर भी नागरिक है, वो भी अपने हिसाब से वोट करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं। बीजेपी को भी कुछ थोड़ा बहुत मुसलमान वोट मिलता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी मिलता है और बिहार में भी मिलता है कुछ पर्चा। ऐसा नहीं है कि आप देखिए ना, शाहीन बाग वाले जो है कई लोग शामिल हो गए बीजेपी में। तो ऐसा
जो है तो, और जेडीयू को भी कुछ थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमानों का उन्होंने आरक्षण जो है किया था, उससे एक बड़ा तबका मुसलमानों का जेडीयू के साथ भी आया था। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ करके बीजेपी से हाथ मिलाया, तो बहुमत मुसलमानों का या बहुमत गैर भाजपा वोटरों का, उसमें खाली मुसलमान ही नहीं है, उसमें बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं जो बीजेपी, जो सामाजिक न्याय की राजनीति से निकले हुए वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी आप साथ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पिछड़े वर्गों के बड़ा वर्ग, काफी बड़ा हिस्सा भाजपा को भी वोट देता है, लेकिन फिर भी एक हिस्सा है जो है वो भी नीतीश कुमार के साथ इस बार जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उस जनादेश को किससे अलग जाके नीतीश कुमार ने अचानक दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाया था, और उस बीजेपी से हाथ मिलाया था जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थी और जिसके खिलाफ वो 2013 में अलग होके आए थे। तो बहुत ज्यादा वोट इस बार जो है गैर जो भाजपा वोट है, या जिसको आप धर्मनिरपेक्ष वोट कह लें, मुस्लिम वोट कह लें, सामाजिक न्याय का वो वोट कह लें, जो बीजेपी के साथ नहीं जाता है, वो इस बार कंसोलिडेटेड है आरजेडी कांग्रेस अलायंस के साथ। वो बहुत ज्यादा उसमें विभाजन होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है। अब ओवैसी साहब भी खड़े हुए, कुछ तो उनको भी मिलेगा, तो इसलिए जो है इसलिए वो नहीं है। मेन मुख्य बात जो है, बिहार पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा वर्चस्व चाहती है, जैसे उत्तर प्रदेश पे है, जैसे गुजरात में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में, हिमाचल में है। वैसा ही वर्चस्व बिहार देश का बड़ा राज्य है, 40 लोकसभा सदस्य वहां से चुन करके आते हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, और मुख्य भूमिका एक बड़ा जीवंत राज्य है बिहार। देश की राजनीति में उसका बहुत असर पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी उस राज्य को पूरी तरह से अपने वर्चस्व के अंतर्गत रखना चाहती है। बिल्कुल। उपेंद्र जी, अगर हम देखें नीतीश कुमार का जो अपना एक जाति का गणित रहा है, खासतौर से दलित महादलित का एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, आपको लगता है कि वो सारा जो एक सोशल इंजीनियरिंग हुआ करती थी, वो इस बार जो है कहीं ना कहीं पीछे चली गई है? नहीं, आप ऐसा नहीं अभी कह सकते, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है बिहार से, उसमें अभी भी जो अति पिछड़े लोग हैं और बहुत सारे दलित भी हैं, अभी भी नीतीश कुमार के साथ उनकी लॉयल्टी बनी हुई है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो नीतीश कुमार के पक्ष में काम कर रहा है वो है लालू यादव। लालू राबड़ी की जो सरकार थी, उसके दौरान ऐसा वहां माहौल बन गया था, खास करके जो पिछड़े वर्गों के जो वीकर सेक्शंस हैं और इवन दलितों के जो वीकर लोग हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ था, उनके साथ क्राइम होता था, और वो थाने पर जाते थे क्राइम का रिपोर्ट लिखाने के लिए, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। जैसे भी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि किसी बाबू साहब ने क्राइम किया और उसके खिलाफ कोई गया तो नहीं लिखा जाता है, उसी तरह से एक जाति विशेष, खासकर लालू जी की जाति के लोग थे, उनका हो रहा था पूरे। तो वो अभी तक याद है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो नीतीश के पक्ष में काम करता है, और वो फैक्टर ने काम करना बंद नहीं किया, इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं कर रहा है काम वो। और यही कारण है कि पोस्टरों पर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार गायब हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पोस्टर से लालू राबड़ी भी तो गायब हो गए। आखिर क्यों लालू को गायब किया गया? क्यों? क्योंकि एंटी लालू सेंटिमेंट वहां बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट जो बतला रहे थे ना, वो उसी तरह तुम्हारा एक एंटी लालू सेंटिमेंट है, एंटी लालू राबड़ी सेंटिमेंट, और जाति के स्तर पर, गांव के स्तर पर एंटी यादव सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो होता है कि जो वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं, उनको लगता है कभी कभी और कि अगर फिर तेजस्वी की सरकार आ गई, फिर यादव मुख्यमंत्री बन गया, फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए वो एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है, सर्वाइवल का, कि हमारा जो वेरी सर्वाइवल है, वेरी एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो वहां से वो घबरा करके वो नीतीश की ओर मुड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि बीजेपी को भी नहीं पसंद करते। खास करके बीजेपी तो छोड़िए पार्टी के रूप में, उनको लगता है कि कोई सवर्ण नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री। फिर उनको लगता है कि लालू यादव भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, फिर कौन बनेगा? नीतीश कुमार। इसका फायदा नीतीश कुमार को होता है। और बाकी जो उन्होंने जो इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग उन्हें तो वैसे ही बोल रहे हैं कि पिछड़ा से पिछड़ा उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने पिछड़ा से पिछड़ा क्रिएट नहीं किया, एक कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले में था, बल्कि मुंगेरी लाल आयोग जो बना था, मुंगेरी लाल का फार्मूला था पिछड़ा से पिछड़ा, इसमें कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। नीतीश कुमार ने क्या किया कि ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में उसमें अति पिछड़ा को और दलितों को आरक्षण दे दिया। उसके कारण क्या हुआ कि जो लोग कहीं मुखिया नहीं बन सकते थे, सरपंच नहीं बन सकते थे, वो लोग मुखिया सरपंच बनने लगे। लगभग है कि वो डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, एक तरह से आप कहिए कास्ट डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। उसका बहुत लाभ हुआ है पिछड़े वर्गों को, जो लाभ नौकरियों से नहीं मिलता है। मतलब नौकरी किसी ने की तो सरकार का हिस्सा बन गया, वो भी करप्ट है,
वो भी कोई अपनी जाति के लोगों की देखभाल नहीं करता। लेकिन ये जो स्थानीय स्तर पर उसके मुखिया बनने लगे, सरपंच बनने लगे, जो वार्ड कमिश्नर बनने लग गया, पंचायतों में भी वार्ड कमिश्नर बनने लग गया, इससे अति पिछड़ों को दूसरा काम उन्होंने क्या किया है, करीब 20 पिछड़ी जातियों को, पिछड़े वर्ग की जातियों की बहुत संख्या थी, तो वो घट करके 5-6 आ गई है, तो करीब 15 से 20 जातियों को उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया पंचायत में जो आरक्षण है उसका लाभ लेने के लिए। ये जो उन्होंने किया नीतीश कुमार, अभी भी लोग याद करते हैं। इवन आप कहिए कि ये जो नीतीश कुमार को शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी इसलिए माना जाता है, लोगों को लगता है कि हमारी जाति तो मुखिया बनती ही नहीं, हमारी जाति का लोग कहीं बन ही नहीं सकता था, वो बन गया। हालांकि बाद में दूसरे राज्यों में भी इसको एक्सटेंड किया गया। बहुत कम शब्दों में एक आखिरी सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, चूंकि वक्त भी खत्म हो गया है, जानना चाहेंगे, चूंकि 71 सीटों का जो पहले चरण का मतदान है, अगर उसको हम देखें, किस तरफ जो जिस तरह से रैलियों में एक तरफ जो है नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी होती है, दूसरी तरफ रैलियों में बम्पर तरीके से लोग जमा हो रहे हैं, किस तरह के बदलाव का आप संकेत देखते हैं बहुत कम शब्दों में? तो देखिए, मैं सही बदलाव में अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स वहाँ आ गए हैं, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। कोविड भी एक बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकल रहे हैं, जो नहीं निकल रहे हैं वो भी वोट डालेंगे, जो बहुत रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं वोट डालेंगे। इसका क्या मूड है ये अभी बहुत रिस्की है, इस पर अभी विनोद जी आप इसे किस तरह से देखेंगे, जिस तरह से भीड़ एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ रैलियों में विरोध है? नहीं, देखिए, मैं तो उपेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ तो निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा। देखिए 2015 में जब नीतीश और लालू और कांग्रेस एक साथ थे, तब मैं बिहार घूम रहा था, कवर कर रहा था। उस वक्त उनकी रैलियों में वैसा जोश और वैसा उन्माद नहीं दिख रहा था, जुनून, जो इस समय तेजस्वी यादव अकेले जब हैं वो दिख रहा है, युवाओं की भागीदारी। और ये एक बड़ी बात है। उस समय नीतीश, लालू, कांग्रेस मिलकर नरेंद्र मोदी से लड़ रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 की आंधी चला करके चुनाव जीत करके आए थे और उनकी रैलियों में बहुत भीड़ होती थी। इस बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, या तेजस्वी यादव अकेले जो है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं। ये एक देखिए एक गुणात्मक परिवर्तन है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, लेकिन तेजस्वी यादव की एक मैं तारीफ जरूर करूंगा इस मामले में कि उस लड़के, मैं खुद 1 महीना पहले तक इस बात को लेके था कि तेजस्वी यादव जो है कुछ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, कोई माहौल नहीं बन पाया और उसे गाड़ी छूट गई। लेकिन जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, तो उस तेजस्वी ने, उस लड़के ने कम से कम अपना नेतृत्व तो उसने बिहार में स्थापित कर लिया, अपने उस जनाधार में, जो आरजेडी कांग्रेस का या जो गैर भाजपा जनाधार है, उसमें उसने अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया। और आज की तारीख में अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ नीतीश कुमार है, तो दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी यादव है। कांग्रेस को मैं कोई बहुत बड़ी फोर्स के रूप में नहीं गिनता, वो एक साथ में जो है जिस तरह की घुड़सवार के साथ जो एक साइंस चलता है, वो उस तरह से की फोर्स के रूप में है। तो अब ये अपने आप में बड़ा चेंज है कि अगर अकेले तेजस्वी यादव मुकाबला कर रहे हैं, नतीजे जो भी हो, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि एक चीज समझ लीजिए, मोदी जी की प्रचार की शैली। मोदी जी गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब भी चुनाव में उनके चित्र के साथ किसी का चित्र नहीं लगता था। 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी का एक अकेला फोटो लगता था, या ज्यादा से ज्यादा उसमें अमित शाह जी होते थे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के किसी भी एलआई का फोटो उसमें नहीं होता था। ये मतलब मैं देख के आया। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, हरियाणा, हर जगह मोदी जी जब उनका जो फोटो आता है वो अकेला ही आता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टी अध्यक्ष का साइड में फोटो होता है, एक छोटी सी उसमें। तो इसलिए ये उनकी शैली है प्रचार की। ये कोई नई बात नहीं है कि नीतीश कुमार का फोटो नहीं लगा तो हम उसमें बहुत सारे किंतु परंतु निकालने लगे। पिछली बार भी न रामविलास पासवान का फोटो उनके साथ था, न उपेंद्र कुशवाहा का फोटो उनके साथ था, यहाँ तक सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव के फोटो भी उनके साथ नहीं थे। इनके सबके होर्डिंग अलग लगे होते थे, जिसमें ये सब होते थे, मोदी जी का होर्डिंग अलग लगा होता था। तो ये उनके प्रचार की भी शैली है, इसको आप मान के चलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आप लोगों ने हमसे बातचीत की। लेकिन हम जाने से पहले अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, आप इसमें अपना सहयोग, अपनी मदद भी हमें दे सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, आदाब।